हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था जनरल डॉक्यूमेंट्स यूज इन ब्रिज फैब्रिकेशन। तो हमने वहाँ जनरल डॉक्यूमेंट्स देखे थे कि हाँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम जनरली बनाते हैं। तो आज हम देख लेते हैं उन जनरल डॉक्यूमेंट्स को, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि उस पर्टिकुलर रजिस्टर में क्या क्या चीज़ें हम एंट्री करते हैं। ठीक है, तो पहला था हमारा रॉ मटेरियल इन्वर्ट रजिस्टर। तो रॉ मटेरियल इन्वर्ट रजिस्टर में हम क्या करेंगे, प्लेट का डिस्क्रिप्शन देंगे, वो इनवॉइस नंबर रहेगा और हीट नंबर, प्लेट नंबर लिखेंगे और सिग्नेचर कराएंगे और डेट रहेगा किस दिन हमने प्लेट एंट्री करी रजिस्टर में। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद है हमारा कटिंग मटेरियल रजिस्टर। इसमें क्या होगा, जितना भी हम एज पर ड्राइंग कंपोनेंट होंगे, ड्राइंग में जो कंपोनेंट होंगे उनके हिसाब से जो हम कटिंग करेंगे वो हम एंट्री करेंगे। किस प्लेट से क्या मटेरियल कट किया है वो सब हम उस रजिस्टर में एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद उसका हीट नंबर, प्लेट नंबर भी लिखेंगे। उसके बाद आता है ट्रेसिबिलिटी। ट्रेसिबिलिटी में क्या होता है कि वो डिस्क्रिप्शन आएगा, प्लेट डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो हमने कंपोनेंट के डायमेंशन के हिसाब से जो हमने कटिंग करी है वो हम वहाँ डायमेंशन डालेंगे, किस दिन कटिंग हो रही है वो, किस दिन कटिंग हुई है वो डेट डलेगी और उसका हीट नंबर, प्लेट नंबर डलेगा और यहाँ सिग्नेचर होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फिटअप रिपोर्ट। फिटअप रिपोर्ट में क्या होगा, जो कंपोनेंट हमने यहाँ कट किए थे अब उसको फिटअप करना है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आई बीम फिटअप का। ठीक है, उसमें हमारे पास तीन चीज़ें होंगी, टॉप फ्लैंज प्लेट, एक वेब प्लेट और एक होगा हमारा बॉटम फ्लैंज प्लेट। और ये तीन चीज़ हो गई। उसमें हम क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। यहाँ पे वेब प्लेट हमारी कितने की है, उसकी थिकनेस, विड्थ और लेंथ, ऐसी बॉटम फ्लैंज का, ऐसी टॉप फ्लैंज का। और जी एक चीज़ आती है वेब ऑफसेट। जैसे हम बॉटम फ्लैंज पे अगर हम वेब लगा रहे हैं वो सेंटर में होने चाहिए, पर 1-2 का टॉलरेंस रहता है तो उसको बोलते हैं वेब ऑफसेट। वैसे यहाँ पे हम कोशिश रहेगी कि बिल्कुल ज़ीरो लेके चलें। और यह है डायगोनल डिफरेंस, ये भी +-1 का ही मेंटेन करके चलना है। हो सके तो 0-0, नहीं तो +-1 चल जाएगा। और फिर बाद में सिग्नेचर। उसके बाद आता है हमारा कंज्यूमेबल रजिस्टर। इसमें क्या होता है, कंज्यूमेबल रजिस्टर हैं ये हमारे वेल्डिंग के। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि हमारा कौन से टाइप का कंज्यूमेबल है। मिग वायर है, SAW वायर एंड फ्लक्स है। तो मिग वायर में हमने कौन सा परचेज करा है, ER70S, ER90S। तो उसका इनवॉइस नंबर आएगा, उसका बैच नंबर भी आएगा। यहाँ पे हम बैच नंबर और लिखते हैं, बैच नंबर और लॉट नंबर। ठीक है, ये मैंडेटरी होना चाहिए कि सेम बैच का अगर हम एक बार क्लियर करा रहे हैं इंस्पेक्शन से, इंस्पेक्शन कराने के बाद जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सेम बैच का होना चाहिए। और जो पहला लॉट हम इंस्पेक्शन करा रहे हैं तो वो सेम नेक्स्ट टाइम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो सेम लॉट का होना चाहिए। तो हमारी क्या होगा, उसमें टेस्टिंग बच जाएगी, वरना अगर नया लॉट है तो फिर हमें टेस्ट कराना पड़ेगा दोबारा से। तो इस तरीके से हमारा टेस्ट कॉस्ट बच जाएगा। तो हम एक ही बार प्रोजेक्ट के हिसाब से कितनी क्वांटिटी मंगानी है वो एस्टिमेट करके क्वांटिटी मंगा लेते हैं। उसके बाद उसका जिस क्लाइंट का है उसको इंस्पेक्शन करा के उस इंस्पेक्शन कराने के बाद जो क्लियर रिपोर्ट्स आती हैं उसके बाद उसको हम फैब्रिकेशन में लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, इनवॉइस नंबर हो जाएगा, बैच नंबर हो जाएगा, लॉट नंबर हो जाएगा, उसका वेट हो गया कि हमने 20 टन मंगाया है या इतना मंगाया है, उस तरीके से। फिर सिग्नेचर। सिमिलरली SAW वायर कौन सा मंगाया है, EL8 मंगाया है या EM12K मंगाया है या EA2 मंगाया है। सिमिलरली FCW वायर, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। उसके बाद आता है हमारा वेल्डिंग पैरामीटर डाटा शीट। अब इसमें क्या होता है कि जो हम कंपोनेंट हमने फिटअप किया था उसको वेल्ड करते हैं। ठीक है, और जो हमने कंज्यूमेबल यहाँ पे इंस्पेक्शन करा के पास करा के जो मिला था हमें कंज्यूमेबल, वो यूज़ करके हम उस कंपोनेंट को वेल्ड करते हैं। वेल्ड हम मिग वेल्डिंग से कर सकते हैं और SAW वेल्डिंग से करते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। डेट होती है, किस दिन वेल्डिंग कर रहे हैं। जॉइंट होता है, मतलब कौन सी प्लेट से
किस थिकनेस से कनेक्ट होकर वो जॉइंट हो रहा है वो आएगा। वेल्डर का नाम आएगा कि कौन सा वेल्डर इसको वेल्डिंग लगा रहा है। उसके बाद आएगा WPSS नंबर, एक नंबर होगा जिसमें सारी डिटेल दी होगी कि इस पर्टिकुलर जॉइंट के लिए हम या इस मटेरियल के लिए हम ये वायर यूज़ करेंगे, उस नंबर में दिख जाएगा। इस कंपोनेंट का जो हमें यूज़ करना है, मतलब मान के चलिए इस कंपोनेंट को मैंने कोई नाम दिया, ये डॉक्यूमेंट बनता है WPSS नंबर, उस डॉक्यूमेंट में ये मेंशन होगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम वायर यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर आता है कंज्यूमेबल वही कि हमने यहाँ इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहा है या शील्डिंग गैस हो रही है, जो भी है वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आता है वेल्डिंग पैरामीटर में क्या होता है हमारा करंट, वोल्टेज और ट्रैवल स्पीड, ठीक। उसके बाद आता है वेल्ड विजुअल, जो हमारी वेल्डिंग हुई है उसके बाद हम उसको चेक करेंगे, वेल्ड विजुअल करेंगे कि हाँ कि पिन होल्स तो नहीं है, ब्लो होल्स तो नहीं है। अगर आते हैं तो उसको हम वेल्ड रिपेयर करेंगे। फिर ये है हमारा वेल्ड साइज़, कितने mm की हमने वेल्डिंग करी है। उसके बाद रन ऑन और रन ऑफ, ये एक इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जिस चीज़ में हमें वेल्डिंग करनी है, जैसे कि हम बीम में कर रहे हैं तो उसके आगे हमें रनर प्लेट लगाना चाहिए और एंड में भी रनर प्लेट होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं रन ऑन और रन ऑफ। और एक RTI रेडियोग्राफी टेस्टिंग अगर कोई नीड है तो उसको हम कराएंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ सिग्नेचर आ जाएगा। तो ये तो हुआ WPDS सीट। उसके बाद था फाइनल डायमेंशन में क्या होता है हमारा सिमिलरली फिटअप रिपोर्ट जैसा ही फॉर्मेट रहता है। उसमें होता क्या है, अभी फिटअप में क्या होता है ना कि 50 से 100 हम प्लेट कट करते हैं, फाइनल साइज नहीं देते। तो फाइनल डायमेंशन में हम फाइनल साइज देंगे एज पर ड्राइंग के हिसाब से जो हमें कंपोनेंट की लेंथ दी होगी, ठीक। और ये वेब, ऑफसेट और डायगोनल ये सब +-1। अगर इसमें होल है तो यहाँ होल की डायमेंशन और लिखेंगे हम, होल डायमेंशन, ठीक है, कि इसमें टॉप फ्लैंज पे कितने से किधर से, मतलब ऐसे में होल है 50x6 होल है, तो इस तरीके से लिखेंगे। सिमिलरली हम स्टिफनर डिस्टेंस लिखेंगे, इसमें स्टिफनर डिस्टेंस कि स्टिफनर से दूसरा स्टिफनर कितने दूरी पे है, क्योंकि फाइनल डायमेंशन में हमें सारी चीज़ें एंटर करनी है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ लगी है, स्टिफनर लगे हैं हमारे, होल हो रखे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम उसमें ऐड करेंगे पर्टिकुलर उस आई-बीम सेक्शन के लिए। उसके बाद आता है हमारा LPI रिपोर्ट। LPI रिपोर्ट में क्या होता है, लिक्विड पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन रिपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, जो हम रेफरेंस यूज़ करते हैं, जिस रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम टेस्ट कर रहे हैं, वो रेफरेंस होता है हमारा IS कोड 3658, ठीक है। तो उसमें हम कैसे रिपोर्ट बनाएंगे, पहले सरफेस कंडीशन चेक करेंगे, क्लीन होनी चाहिए ना, उस पर कोई रस्ट मतलब ग्रीस, ऑयली, सब सरफेस साफ़ होना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है टाइप ऑफ जॉइंट, मतलब एसिड ब्लू वेल्डिंग पे कर रहे हैं, मिग पे कर रहे हैं, इस तरीके से। उसके बाद हम जो उसमें हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्लीनर होता है, क्लीनर हो गया। सप्लायर कौन है उसका, चेकमेट या प्रदीप। तो इसका भी हम देखेंगे बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये इम्पोर्टेंट होता है। इसकी जो मेरे ख्याल से 2 साल का रहता है सेल्फ लाइफ, उसके बाद हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके अंदर ही वो डेट होना चाहिए अगर हम इसको जॉब पर यूज़ कर रहे हैं तो। सिमिलरली पेनिट्रेंट, सप्लायर, बैच नंबर, डुअल टाइम वो एक टाइम होता है जब हम क्लीन करने के बाद स्प्रे करते हैं अपनी वेल्डिंग के ऊपर, तो कुछ देर तक हम उसको रहने देते हैं ताकि वो जो हमने पेनिट्रेट यूज़ किया है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सके, अंदर जा सके, अगर कहीं पोरोसिटी या ब्लो होल्स है, इस तरीके से। ये हमारा बेसिकली कैपिलरी एक्शन पे वर्क करता है। तो हम 7 से 10 मिनट देते हैं उस चीज़ को, फिर हम डेवलपर यूज़ करते हैं। डेवलपर में सेम सप्लायर, बैच नंबर, ठीक है। जब ये चीज़ हो जाती है 7 से 10 मिनट बाद हम उसको साफ़ करते हैं एक्सेस पेनिट्रेंट को, फिर हम उस पर डेवलपर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि कहीं पे रेड मार्क दिखाई दे रहा होगा आपको, समझ लो कि वहाँ पे पिन होल या ब्लो होल्स है, या फिर एक थिन रेडिस लाइन की दिखाई पड़े, तो हो सकता है क्रैक भी हो। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं LPI को। ये रिपोर्ट हो गई। इसके आगे हम बैच नंबर, सप्लाई, अगर चेकमेट है या प्रदीप है वो डालते हैं,
बैच नंबर होता है, उसका एक बैच नंबर होगा, और तीनों ही हमारे सेम बैच के होने चाहिए और सेम सप्लायर के होते हैं तो और बेहतर है, अलग अलग हम नहीं यूज़ करना चाहिए। टेम्परेचर जो होना चाहिए वो एम्बिएंट टेम्परेचर होना चाहिए। डेवलपमेंट टाइम जो होना चाहिए 7 से 10 मिनट का, उसका हम उसके बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे अच्छा सूखने के बाद। फिर एक्सेप्टेड करेंगे, रिजल्ट देखेंगे एक्सेप्टेड है या नहीं है, उसमें हम डिफेक्ट चेक करेंगे डिफेक्ट दिख रहा है या नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन हम यहाँ लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट का मतलब होता है हमने 100% टेस्ट किया है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मैक्रो एचिंग रिपोर्ट। मैक्रो एचिंग रिपोर्ट में क्या होता है, जब हम फाइनल साइज करते हैं तो ये हमारा साइड व्यू है, ये हमारी वेल्डिंग है, ये हमारी वेब है, ये बॉटम फ्लैंज है, ठीक है। तो हम नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं उसमें और थोड़ा सा वाटर, फिर उसको अप्लाई करते हैं वेल्डिंग। ये जैसे हम सेक्शन कट किया, तो जो सेक्शन कट किया बाहर से, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि जो ये हमारा वेल्डिंग पेनिट्रेट होना चाहिए इसके अंदर। अगर हमारा ये जो बेस मेटल है, ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट, ठीक है, ये वाले प्लेट के ऊपर ये प्लेट है, इसको हमने वेल्ड किया। तो अब हम मैक्रो एचिंग टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हम ये जान सके कि वेल्डिंग जो हुई है वो दोनों मेटल के अंदर पेनिट्रेट हुई है नहीं है। और ये ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, पेनिट्रेशन जो है ना ये चीज़, ये ग्रेटर देन 2 होना चाहिए तो बेहतर रहता है, नहीं तो फिर हमें ऐसे करेक्शन करना होता है। नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं हम और थोड़ा वाटर के साथ में। उसके बाद था पेंट कंज्यूमेबल। सिमिलरली ये हमारा, जैसे कि हमने बताया था वेल्डिंग कंज्यूमेबल का, सेम यहाँ पेंट कंज्यूमेबल का रहेगा, बैच नंबर रहेगा, कौन कौन से हम उसमें पेंट कंज्यूमेबल यूज़ कर रहे हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट, लाइक जिंक क्रोमेट, एच प्राइमर और एल्युमिनियम पेंट। तो कितना क्वांटिटी है, इनवॉइस नंबर, उसका बैच नंबर, कितना वेट है, नंबर ऑफ केन्स कितना है, क्वांटिटी, और फिर बाद में सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पेंटिंग रिपोर्ट। जब कंज्यूमेबल हमारा क्लियर हो गया, पेंटिंग कंज्यूमेबल क्लियर हो गया, तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं पेंट के लिए। जो हमारा कंपोनेंट है आफ्टर ब्लास्टिंग, तो उसको हम अप्लाई यूज़ कर सकते हैं पेंट के लिए। तो होता क्या है, जनरली पेंटिंग रिपोर्ट में हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, सरफेस प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है, एज पर क्लाइंट के हिसाब से हमें सरफेस प्रिपरेशन का रिक्वायरमेंट होता है, लाइक SA 2.5 और भी होते हैं इस तरीके से। तो हम उसे ब्लास्टिंग करते हैं। ब्लास्टिंग करने के बाद वो सरफेस को चेक होता है कि यह एज पर रिक्वायरमेंट है या नहीं है। वो होने के बाद उसके बाद हम उस पर मेटलाइजिंग करते हैं। हाँ, तो इसमें जो एक और चीज़ रह गई है पेंटिंग कंज्यूमेबल में, मेटलाइजिंग वायर और आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी इसी के साथ है। तो मेटलाइजिंग वायर का भी हम कंज्यूमेबल में एंट्री करेंगे, कितना टन हमने मेटलाइजिंग वायर मंगाया, उसका बैच नंबर, तब जाके हम उसको अप्लाई करेंगे जॉब पर। तो मेटलाइजिंग हमारा रहता है 110 से 150 माइक्रोन्स का होना चाहिए। और ह्यूमिडिटी देखनी चाहिए कि वो उतना होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब हमें मेंटेन करनी है रजिस्टर में कि इतने के बीच ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए। जिंक, और फिर हमारे जो मेटलाइजिंग के बाद लगता है एच प्राइमर 10 माइक्रोन्स का, उसके बाद जिंक क्रोमेट लगता है, 2 कोट लगते हैं 10 माइक्रोन्स के। उसके बाद आता है हमारा एल्युमिनियम पेंट, वो भी 2 कोट लगते हैं। तो टोटल हमारा 200 से 250 बीच में रहना चाहिए हमारा माइक्रोन DFT का। जो ये थिकनेस है ना, ये जो माइक्रोन से थिकनेस है, पेंट थिकनेस है, ये हमारा मिनिमम 200 से 250 के बीच रहना चाहिए। और इसको हम जो चेक करते हैं वो ड्राई फिल्म थिकनेस एल्कोमीटर से चेक करते हैं, वो बताऊंगा आपको किस दिन प्रैक्टिकल। उसके बाद है हमारा डिस्पैच रजिस्टर। लास्ट बचा है हमारा डिस्पैच रजिस्टर। तो डिस्पैच रजिस्टर में क्या होता है कि अब जो हमारा कंपोनेंट तैयार हो गया पेंट होने के बाद, उसको इंस्पेक्शन और 3 से क्लियरेंस मिलेगा तो वो डिस्पैच होगा। तो डिस्पैच होगा तो उसमें रजिस्टर में हम क्या क्या बनाएंगे, डेट होगा, किस दिन
और डेट इस तरीके से होगा किस दिन उसमें एल्युमिनियम पेंट लगा, जिंक क्रोमेट लगा, ये तो पेंट रजिस्टर में डलेगा, ठीक है। और डिस्पैच रजिस्टर में क्या होगा, इस दिन हम डिस्पैच कर रहे हैं तो सीधा उस दिन एक डेट आएगा कि हम इस दिन ये कंपोनेंट डिस्पैच कर रहे हैं, वो डेट आएगा, उसका डिस्क्रिप्शन आएगा। डिस्क्रिप्शन इसी तरीके से आएगा कि जैसे कि आई बीम है, आई बीम में टॉप वेब बॉटम लगता है, वो सब आएगा। और उसका मार्क नंबर आएगा, क्वांटिटी आएगी, वेट आएगा, फिर सिग्नेचर आएगा। तो ये है रिपोर्ट्स जो एक जनरल फैब्रिकेशन, ब्रिज फैब्रिकेशन में हम यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, तो एक रिपोर्ट होती है स्टड रिपोर्ट। तो स्टड रिपोर्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्टड का सैंपल जाएगा, सैंपल क्लियर होने के बाद तब जाके हम इसको जॉब में यूज़ करेंगे। तो स्टड रिपोर्ट कैसे बनेगी, मार्क नंबर क्या होगा, जिस कंपोनेंट में हमें स्टड लगाने हैं, जैसे गर्डर ए, गर्डर बी, इस तरीके। तो स्टड का डायमेंशन क्या है, मान के चलिए कि 37.5 का हेड है और 150 की उसकी लेंथ है। तो ये हमें रिक्वायरमेंट है ड्राइंग के हिसाब से, तो ये होना चाहिए। उसमें फिर जब वेल्ड होगा, जब टॉप फ्लैंज के ऊपर हमारा स्टड वेल्ड होगा, तो उसका वेल्ड साइज़ कितना होना चाहिए, वो हमें चेक करना है। यहाँ पे लिखना है वेल्ड साइज़, जैसे 7 mm होता है लगभग, तो 7 mm हमें चाहिए होता है। रिंग टेस्ट होता है, हैमर टेस्ट होता है, तो ये चीज़ हमें चेक करने हैं। रिंग टेस्ट में क्या होगा कि जो उसका हेड होता है उस पर हम लगभग 2 किलो का हैमर से उसके हेड को स्ट्राइक करेंगे और एक साउंड आना चाहिए, तो उससे रिंग टेस्ट होता है। और उसके बाद होता है एक हैमर टेस्ट में मेरे ख्याल से लगभग 4.5 या 5 kg का हैमर यूज़ करते हैं। और स्टड जो रहता है ना, वो अपने 45 डिग्री पे, मतलब उसको बैंड करना होता है। वन 1/5 पोजीशन, 1/5 ऑफ स्टड का हमें बैंड करना है, वो उखड़ना नहीं चाहिए, तो वो हमारा हैमर टेस्ट होता है। तो ये, और एक होता है इसमें स्टड डायमेंशन, जो फ्लैंज के ऊपर हमारे स्टड लगे हैं वो कितनी डायमेंशन पे लगे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे डायमेंशन। तो इस तरीके से एक रिपोर्ट बन जाएगी, स्टड रिपोर्ट। और ये हमारी स्टड रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी।